Good morning. Today is 4th November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First article of discussion is regarding the suicide of ex-serviceman रामकिशन ग्रेवाल. हुआ क्या कंटेक्स्ट का इस आर्टिकल का? देखिए, रामकिशन ग्रेवाल जो एक एक्स सर्विसमैन थे, अपने बाकी साथियों के साथ में काफ़ी लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे. ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे और गवर्नमेंट ने वैसे इसे इम्प्लीमेंट भी किया था. 40 साल से लंबी वन रैंक वन पेंशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इस सुसाइड के बाद में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म, एक पॉलिटिकल विवाद सा खड़ा हो गया है. अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इनको डिटेन किया गया था. बाद में इन्होंने फंडल भी में इंक्लूड हुए थे रामकिशन ग्रेवाल की. तो एक पॉलिटिकल इशू बन गया बहुत ज़्यादा. वन रैंक वन पेंशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. वन रैंक वन पेंशन है क्या? 40 साल से इसकी डिमांड चल रही है वन रैंक वन पेंशन की. होता क्या है, देखिए, अगर कोई सूबेदार, एग्जाम्पल के साथ देखिए, अगर कोई सूबेदार 97 में रिटायर हुआ है, अगर वो सूबेदार 97 में रिटायर हुआ है, उसने 10 साल की सर्विस करी है, जिसका नाम मान लीजिए आप सुनील मान लीजिए, सुनील. ये 97 में रिटायर हुए, 10 साल की इन्होंने सर्विस करी और सूबेदार के पद से रिटायर हुए. यानी इनका पोस्ट था सूबेदार, सर्विस थी 10 साल और रिटायर हुए 97. अब एक और सूबेदार हैं जो रिटायर हुए 2007 में. अब इन्होंने भी 10 साल की सर्विस करी और इनका भी, ये भी सूबेदार थे और इनका नाम था मुकेश. यानी सेम सर्विस, सेम साल की सर्विस, इसने भी 10 साल की सर्विस की, इन्होंने भी 10 साल की सर्विस करी. दोनों सूबेदार के पद से रिटायर हुए. लेकिन पेंशन में डिफरेंस आ जाएगा अभी, क्योंकि 97 से 2007 के बीच में एक 6th पे कमीशन लग गया. मान लीजिए आप 6th पे कमीशन लग गया था 2006 से. तो इनकी जो मुकेश की थी, जो बाद में रिटायर हुए, मुकेश हालांकि बाद में रिटायर हुए, लेकिन इनकी पेंशन आएगी ज़्यादा सुनील से, जो कि पहले रिटायर हुए थे. ये तो बस एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए. इसका वन रैंक वन पेंशन की डिमांड क्या है? जो आर्मी पर्सनल हैं वो सेम पोस्ट से रिटायर हुए. अगर कोई सूबेदार पोस्ट है तो सूबेदार, रिटायर हुए तो सूबेदार. अगर कोई सिपाही रिटायर हो तो सिपाही. और सेम सर्विस है, अगर 10 साल करिए तो दोनों को सेम पेंशन मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव द ईयर इन विच रिटायर्ड. होता क्या है, जो बाद में रिटायर होते हैं, यानी जो रिसेंट रिटायर होते हैं, उनकी पेंशन ज़्यादा होती है और जो पुराने रिटायर हैं उनकी पेंशन कम होती है. तो ये बात है, यही डिमांड है उनकी कि सेम पोस्ट और सेम सर्विस के बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन सेम होनी चाहिए. तो अब यही इसमें दिखाया गया है. ये देखिए, ये थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. और कितने नंबर्स इन्वॉल्व हैं? 24.25 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड एक्स सर्विसमैन है जो सेम रैंक सेम पेंशन की मांग कर रहे हैं. और इसमें खर्चा कितना आएगा? देखिए, वैसे तो अलग अलग हिसाब के हिसाब से बात है. इसमें 8300 करोड़ लिख रखा है, वैसे 10,000 करोड़ का खर्चा इसमें है. तो प्रॉब्लम्स के इसको इम्प्लीमेंट करने की प्रॉब्लम्स तो साफ साफ, एक तो पैसा लगेगा, फिनेंशियल. देखिए, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन उसके विरोध में कुछ विरोध उनका चल रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव है, इतना ज़्यादा पेंशन उनकी ऊपर नीचे करना, तो ये भी है. अब देखिए, गवर्नमेंट ने पिछले दिनों क्या किया? गवर्नमेंट ने पिछले दिनों इसे इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसके विरोध में भी गवर्नमेंट ने पहले क्या इंप्लीमेंट किया वो देख लेते हैं हम. गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया इसे और कहा कि इसका बेस ईयर होगा वो 2014 से होगा और पेंशन रिफिक्स की जाएगी, इफेक्टिव होएगी जुलाई 1 2014 से, लेकिन बेस ईयर होगा वो 2013 होगा. और इस पेंशन को हर 5 साल के बाद में चेंज किया जाएगा. ये जो वन रैंक वन पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की थी उसके पॉइंट्स हैं. यानी गवर्नमेंट ने अभी इसे इंप्लीमेंट कर दिया है, उसके जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं. लेकिन गवर्नमेंट ने जो इंप्लीमेंट किया है उसके विरोध में अभी भी कुछ एक्स पर्सनल, कुछ आर्मी पर्सनल, एक्स आर्मी पर्सनल, वो अभी भी विरोध कर रहे हैं. वो पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि उनका विरोध अभी भी क्यों जारी है. ये गवर्नमेंट के पॉइंट्स हैं. 2014 1 से इंप्लीमेंट होगी, 2013 उसका बेस ईयर होगा, हर 5 साल बाद इसमें रिवीजन होगा और 4 इंस्टॉलमेंट में जो पैसा है मिल जाएगा उनको. 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पैसा एरियर जो है मिल जाएगा और जो विधवा महिलाएं हैं उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा का सारा पैसा मिल जाएगा. और ये जो एक विवादास्पद इशू वो है, ये है जो आर्मी पर्सनल प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं, प्री मेच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी पहले से ही रिटायरमेंट ले लेते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. देखिए, हर तरह के कारण होते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन इज दे टेक द रिटायरमेंट, दे टेक द वॉलंटरी रिटायरमेंट फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन द अदर सेक्टर्स. खर्चा कितना आएगा? 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ में. तो ये स्कीम वो उस स्कीम के पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए थे. अब विवाद किन इश्यूज़ पर है? विवाद इन इश्यूज़ पर है. देखिए, एक तो साफ साफ जो आर्मी पर्सनल ये कह रहे हैं कि
इफेक्टिव कहाँ से इंप्लीमेंट की जाए उस पर भी विवाद है। गवर्नमेंट ने कहा कि इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा कब से, और 2014 से इंप्लीमेंट किया जाएगा और 2013 इसका बेस ईयर है। और एक्स सर्विसमैन की शिकायत है कि इसे 2014 बेस ईयर रखा जाए और 2015 से इसे इफेक्टिव बनाया जाए। एक तो पॉइंट ये है उनका अभी भी विवाद का। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा कि इसे हर 5 साल बाद चेंज किया जाएगा। वो कहते हैं इसे हर 5 साल बाद चेंज नहीं करके इसे 1 साल बाद हर एनुअली चेंज किया जाए। यानी उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जो हर 5 साल बाद की बात कर रही है, तो 5 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा विसंगतियां दोबारा से आ जाएंगी। यानी हर साल इसे चेंज किया जाए ताकि जो भी इसमें विसंगतियां आती हैं उसे टाइम टू टाइम रिमूव किया जाए। यानी जो बंदा पहले रिटायर हुआ था काफ़ी साल पहले, उसकी पेंशन कम नहीं होनी चाहिए उस बंदे से जो अभी रिटायर हो रहा है और दोनों ने सेम सर्विस दी हो आर्मी के अंदर में और सेम पोस्ट से वो रिटायर हुए हों। यानी ये बात याद रखिए, दोनों बात याद रखिएगा। अगर प्रीलिम में भी इसका क्वेश्चन आता है तो रैंक भी सेम और सर्विस भी सेम, यानी जितने ईयर सर्विस किया है सेम, और उनकी पेंशन सेम आनी चाहिए। बस ये 3-4 पॉइंट्स इनके हैं। और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट पे भी इनका विवाद है। वॉलंटरी रिटायरमेंट पर आर्मी पर्सनल ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्मी में पहले से रिटायरमेंट होते हैं, वो अपनी मर्जी से रिटायर नहीं होते, उन काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए उनको रिटायर होना पड़ता है। तो ये हमने अभी डिस्कस की। आगे अब ये तो बैकग्राउंड था, आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब इनकी मौत के बाद में एक दोबारा से जंतर मंतर पर विरोध का रास्ता इन्होंने अपनाया है और बात वही है, सेम पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे। एनुअल इक्वलाइजेशन होना चाहिए, हर 5 साल बाद इसकी बजाय हर साल चेंज होना चाहिए। बेस ईयर को लेकर विवाद है, वो कहते हैं कि 2014 बेस ईयर होना चाहिए और 2015 से इसे इफेक्टिव बनाना चाहिए। एक्सक्लूजन की बात है, यानी गवर्नमेंट तो कहती है कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं वो उस स्कीम में नहीं आने चाहिए, यानी लेकिन जो एक्स सर्विसमैन जो विरोध कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आते हैं वो भी शामिल होने चाहिए स्कीम के अंदर में। प्रॉब्लम्स दोनों हैं, फाइनेंशियल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। फिनेंशियल तो है, ज़्यादा खर्चा आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा अब चेंज करना एक लेवल के बाद में, तो ये भी इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए आगे इसके क्या पॉइंट्स हैं। सेंटर तो देखिए, सेंटर तो इस बात पे भी चेंज करता है। सेंटर ने जो अपनी स्कीम में लिखा है, उन्होंने ये लिखा है जो पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके उनकी कोई बात नहीं, यानी जो आज की डेट से पहले जब से स्कीम इंप्लीमेंट हुई है उससे पहले से जिन बंदों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है उनकी छूट है। लेकिन फ्यूचर में जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे उन पर ये 1 रैंक 1 स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होगी, यानी वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, वो ये लाइन लिखते हैं, हैंस फोर्थ ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट, यानी जब से अब ये 2014 से सेंटर इफेक्टिव करने वाला है इसको 1 रैंक 1 स्कीम को, यानी इसके बाद में जो भी बंदा वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो वो उसको ये स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, जो पहले ले चुके हैं उनको मिलेगा। तो अब एक तरह से क्लैरिटी नहीं है इस पे, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पे। अब कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। जो बंदे अभी सर्विस से लीव लेने वाले हैं वो भी सोच रहे हैं ले या ना ले, अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे तो हमें स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, या फिर जिनको सस्पेंड किया गया है, या फिर जिनको अभी फ्यूचर में प्रमोशन के चांसेस नहीं लग रहे हैं, ये सारे बंदे कन्फ्यूजन में हैं कि हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका। तो देखिए, एक डिबेट चल पड़ी है। डिबेट ये है कि ये तो अलग तरह की डिबेट है कि जो रिटायरमेंट है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक तरह से जो एम्बिग्यूटी है उसको तो जल्द से जल्द रिमूव किया जाना चाहिए। अब देखिए, 5500 करोड़ अभी तक जैसे पहले हमने डिस्कस किया, 55 ये स्कीम ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गई है और 5500 करोड़ हैं वो ऑलरेडी डिसबर्स किए जा सकते हैं, बांटे जा चुके हैं। और अभी देखिए 20 लाख जो एम्प्लॉइज़ हैं, 20 लाख एक्स सर्विस में जिनको फ़ायदा मिल रहा है उसमें से सिर्फ 1 लाख बाकी हैं। और जंतर मंतर पे जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी सपोर्ट भी बहुत कम है, क्योंकि 19 लाख लोगों को तो पैसा मिल चुका है। सजेशन यही निकल रहा है कि सेंटर जो बचे हुए लैकुनास हैं उसको जल्द से जल्द रिमूव करें और एक्स सर्विसमैन की जिन्होंने सुसाइड किया, रामकृष्ण ग्रेवाल, उनकी मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव इशू है एंड वी मस्ट नॉट पॉलिटिसाइज दिस इशू। सो दिस वाज वोल आर्टिकल, हमने इसका बैकग्राउंड भी डिस्कस किया। अगला जो आर्टिकल है, थोड़ा आर्टिकल पता नहीं इसका फ़ायदा कहाँ होगा, मतलब होगा इसका फ़ायदा, लेकिन कई बार देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन इनके पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं। अब ये आर्टिकल हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये लंदन की कोर्ट्स के वर्डिक्ट से रिलेटेड है। हुआ क्या है, देखिए लंदन यानी ब्रिटेन की एक कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है
उसमें उन्होंने कहा कि जो उबेर कंपनी है, उबेर कंपनी आपको पता होगा, उबेर कंपनी एक टैक्सी राइडर कंपनी है, एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है। मोबाइल में इनकी एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं और टैक्सी को बुलाते हैं। काफ़ी आसान कर दिया इन्होंने काम, यानी जो लोग मोबाइल ऑपरेट करते हैं, स्मार्टफोन ऑपरेट करते हैं, वो अब बिल्कुल बिना किसी परेशानी के टैक्सी बुला सकते हैं, और ये फेयर वगैरह यानी किराया वगैरह सब कुछ वहाँ गिवन है। तो एक काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। तो अब एक एम्प्लॉयमेंट कोर्ट है जो लंदन की, इन्होंने कहा कि जो उबेर के ड्राइवर होते हैं, यानी उबेर कंपनी के जो टैक्सीज हैं, कार्स हैं, इनके जो ड्राइवर होते हैं वो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, वो वर्कर भी हैं। उबेर हमेशा से कहती है कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उबेर कहती है हम सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां जिसको टैक्सी लेनी होगी वो टैक्सी लेगा, और जिसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो उबेर का कहना है कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लंदन की कोर्ट ने अब ये कहा है कि वो सिर्फ वर्कर नहीं है, जो लोग कार चलाते हैं वो वर्कर हैं, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, उनको भी मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। तो अब ये देखिए, अब ये उबेर का जो था ये एक नया फेनोमेनन नहीं है, और बहुत सारी कंपनियां देख लीजिए आप, पहले से जो कहती हैं ये कि हम सिर्फ प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है और हमारा कुछ मिनिमम वेजेस से लेना देना नहीं है। लेकिन अब आजकल जबकि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी आ रही है और एप्लीकेशन अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो इससे जो एक ये फेनोमेनन है, प्लेटफॉर्म बेस्ड फेनोमेनन है, उसकी सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उबेर मॉडल देख लीजिए, उबेर मॉडल से सबको फायदा होता है। उबेर का मॉडल जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन के बेस में, कंज्यूमर को क्या फायदा होता है? कंज्यूमर को यह फायदा होता है, सब कुछ क्लैरिटी है, कितना किराया लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में, और प्राइसिंग भी सस्ती है, कम किराया इनको देना पड़ता है। कंप्लेंट्स का भी आसानी से समाधान होता है। आपने कभी उबेर या ओला में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा ही होगा कितना वो फीडबैक मांगते हैं। अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो वो इस पर काफ़ी सीरियसली इसको लेते हैं, क्योंकि देखिए वो 2012 में जब वो निर्भया का केस हुआ था तो उसमें उबेर कंपनी का वो ड्राइवर था। उसके बाद में जो ये टैक्सी बेस्ड कंपनीज हैं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट द ग्रीवियंसेस, और वेटिंग टाइम भी इसमें काफ़ी कम है। देखिए आप कहीं से भी आज आप टैक्सी मंगाते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इतना ही लगता है, तो वेटिंग टाइम काफ़ी कम है। और प्रोड्यूसर, इनको क्या फ़ायदा होता है? इनको तो देखिए फ़ायदा होता ही है, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर अब इनमें एडिड हैं, तो आसानी से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, मर्जी कितना काम कीजिए, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है, ये ड्राइवर आजकल करते क्या है, ज़्यादा फायदे के लिए 15-15 घंटे काम करते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। वैसे था ये इसका इसलिए कि फ्लेक्सिबल आवर्स होने चाहिए, कि मर्जी कितना काम कीजिए आप। तो ब्रिटिश वर्डिक्ट, जो ब्रिटिश कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, वो ऑब्लिगेशंस भी लगा रहा है उबेर कंपनी पे, कि आपका बस आपने एप्लीकेशन प्रोवाइड करी, यहाँ तक आपका काम सीमित नहीं होता, आपकी काफ़ी ऑब्लिगेशंस भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। अब ये इंडिया के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है? अब देखिए ये डिसीजन तो लंदन कोर्ट का है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया। इंडिया में तो देखिए सिचुएशन और भी ज़्यादा ग्रेव है। इंडिया में तो आप देख लीजिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही सब कुछ है। 97% जनता, अब शायद डेटा ऊपर नीचे हो गया होगा, नहीं तो ज़्यादातर जो जनता है हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। ये रेडी पटरी हो, जिनका मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं है, जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉय नहीं है, ज़्यादातर जो वर्क फोर्स है वो तो अनऑर्गेनाइज ही है, और सोशल प्रोटेक्शन इनको बहुत ही कम मिल पाता है, और पीस मील वर्क ये करते हैं, आज कर लिया कल नहीं किया, और जो मिला वो कर लिया। मतलब काफ़ी यू कैन से डैट इरेगुलरिटीज़ हैं इनको काम मिलने में और काम करने में। तो इंडिया में इसका सिग्निफिकेंस दूसरे तरीके से है, ज़्यादा जैसा हमने अभी डिस्कस किया। इंडिया में कुछ ड्राइवर्स हैं जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स काम करते हैं, 15 घंटे, 18 घंटे पैसों के लालच में। तो होता क्या है, इससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इंडिया कह सकता है उबेर जैसी कंपनीज को, आप इस बात पर लगाम लगाइए और कुछ ऐसे रूल्स निकालिए कि एक ड्राइवर कुछ 10 घंटे या 12 घंटे से काम ज़्यादा कर ही ना सके। इस तरह का रूल आपको लगाने की जरूरत है। सजेशंस तो यही है कि एक ट्रांसपेरेंसी होएगी, एक रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और सिस्टम में पूरा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। स्ट्रीमलाइंड विद द ग्राउंड रियलिटीज़, यानी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है उसके हिसाब से सिस्टम होना चाहिए, और अंडरस्टैंडेबल, आसानी से जिसे समझा जा सके। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसको कंटेक्स्ट में लिखोगे तभी ये लाइनें बन पाएंगी। ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कोई भी अगर उबेर के बारे में लिखना पड़े आपको, तो ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज कीजिए, कीवर्ड अच्छे हैं ये, लेकिन कंटेक्स्ट में यूज कीजिए, एग्जाम्पल के साथ में इसे यूज कीजिए। अगर इन कीवर्ड्स को आप एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर में यूज नहीं करेंगे तो ये कुछ वेग से लगेंगे, ऐसे लगेंगे कि ऐसे लिख दिया है। तो ट्रांसपेरेंट अगर आप लिख रहे हो तो ऐसे लिखिए, द वेजेस मस्ट बी द ट्रांसपेरेंट, और किराया द रेंट मस्ट बी द ट्रांसपेरेंट, और
कंपनी मस्ट बी द वर्किंग आवर्स मस्ट बी द रेगुलेटेड, यहाँ पे रेगुलेशन वर्ड का यूज कीजिए। ऐसे कीवर्ड्स को आप एग्जाम्पल के साथ में आपको यूज करना है। तो ये आर्टिकल हो गया, ये भी डिस्कस। अब देखिए एक आर्टिकल, जो ये आर्टिकल है वैसे डिस्कस करने लायक नहीं है, 2-3 बातें इसके बारे में देख लेते हैं। वही बात है, इमरान खान के बारे में हमने परसों के आर्टिकल में 2-3 दिन पहले जो डिस्कस किया था। इमरान खान पाकिस्तान में पीटीआई पार्टी के हैं, जो पहले क्रिकेटर भी थे, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी इनकी है, और अरविंद केजरीवाल की तरह भी यही पॉलिटिक्स करते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे इंडिया में एग्रेसिव सी पॉलिटिक्स, एक्टिविस्ट टाइप पॉलिटिक्स करते हैं, और वैसे ही ये इमरान खान अभी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में एक्टिविस्ट टाइप पॉलिटिक्स की। इन्होंने 2 नवंबर को धमकी दी थी कि नवाज शरीफ पे करप्शन के चार्जेस हैं, पनामा पेपर्स में इनका नाम आया था। इन्होंने धमकी दी थी कि 2 नवंबर को अगर हम एक शो डाउन करेंगे, शट डाउन कर देंगे, पूरी की पूरी शहर को बंद कर देंगे, और जब तक कि नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम शहर को नहीं खोलेंगे। इस तरह की धमकियां इन्होंने दी थी। तो हुआ क्या, उससे पहले ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी थी, SIT, नवाज शरीफ के करप्शन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और तो इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था इमरान खान ने। तो बस यही है, पूरा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। बस आपको पता होना चाहिए न्यूज़ क्या है, चल क्या रहा है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर में। बाकी आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, और बस यही है। इमरान खान देखिए, इमरान खान एक्टिविस्ट टाइप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो वहाँ पे माहौल और भी ख़राब है। कई मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स आर्मी को इंटरफेयर करने की मांग करते हैं, तो आर्मी अगर इंटरफेयर करेगी तो वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, कूप हो जाएगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए चल क्या रहा है, आर्टिकल को एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो हम आर्टिकल है हमारा, वो यहाँ से देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए अगला आर्टिकल है, ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है उसके बारे में ये आर्टिकल है। आपको पता होगा पिछले दिनों ब्रिटेन में एक रेफरेंडम हुआ था। ब्रिटेन में रेफरेंडम हुआ था जिसमें यह तय किया गया था कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होगा या नहीं होगा। रेफरेंडम में यह डिसीजन मिला कि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर जाएगा, और ये आर्टिकल केस स्टडी से समझाया गया। 2-3 केस स्टडी हैं, बाद में कुछ पॉइंट्स भी हैं। केस स्टडी देखिए, एक केस स्टडी है ब्रेन स्टार्स की। सबसे पहले ब्रेन स्टार केस स्टडी में ये कहा गया कि ब्रेन स्टार एक ऐसी कंपनी है जो एजुकेशनल प्रोडक्ट डेवलप करती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और वो अभी एक्सपेंशन की तरफ देख रही थी ये कंपनी। तो एक्सपेंशन की तरफ देख रही थी, तो उनको लगा कि ब्रिटेन एक एप्रोप्रिएट कंट्री है जहां हमारा एक्सपेंशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटेन एक स्टेबल है और इस्टाब्लिश्ड कंट्री है, प्रिडिक्टेबल है, वहाँ की एजुकेशनल जो करिकुलम है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा सही है, स्टेबल कंट्री है, इस्टाब्लिश्ड है। तो उनको लगा था कि ब्रिटेन एक एप्रोप्रिएट जगह है हमारी एक्सपेंशन के लिए, और इसी बीच में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। अब बात यह आती है कि ब्रेन स्टार ने, जो इस कंपनी ने पहले ब्रिटेन में एक्सपेंशन के लिए सोच रखा था, तो अब क्या फ़र्क पड़ा? अब यूरोपियन यूनियन से रेफरेंडम में अलग होने के बाद में क्या उनके प्लान्स पर कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब तो बल्कि उनका वहाँ पे एक्सपेंशन, यानी वहाँ पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना और भी आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में जो पौंड है, उनकी करेंसी पौंड है, उसके दाम घटते ही जा रहे हैं। उनके दाम घटते जा रहे हैं, तो बल्कि वहाँ पे एक्सपेंशन और भी ज़्यादा आसान हो गया। उनका एक्सपेंशन वहाँ पे और भी ज़्यादा आसान हो गया। तो ये पॉइंट है। अब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट क्या होगा। ब्रिटेन अलग हो रहा है यूरोपियन यूनियन से, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए इम्पैक्ट अलग अलग होगा। 800 कंपनियां फिलहाल इंडिया की हैं यूके के अंदर में। हर तरह की कंपनियां, कुछ बिग कंपनीज हैं जैसे कि टाटा स्टील और जगुआर टाइप की बड़ी कंपनियां हैं, और कुछ कंपनियां ग्रो कर रही हैं जैसे कि HCL, एयरटेल, जो वहाँ पे अपनी जड़ें जमा रही हैं। तो अब उसके अलावा सेक्टर्स भी वेराइटी हैं, हर तरह के सेक्टर्स वहाँ पे हैं। फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज, काफ़ी तरह के सेक्टर्स वहाँ पर हैं। अब इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ब्रिटेन का एग्जिट होगा वहाँ से, वो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा। यानी अगर देखिए मैं बताता हूँ सॉफ्ट क्या होता है, हार्ड क्या होता है। सॉफ्ट एग्जिट तो वो एग्जिट होता है जिसमें यानी ब्रिटेन अलग होने के बाद में भी, यानी ब्रिटेन अभी यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, लेकिन जो टैरिफ है वो अभी भी कम है, बंदों की फ्री मूवमेंट है वो अभी भी सही ठीक ठाक है, यानी कोई रोक टोक नहीं है ज़्यादा, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ब्रिटेन का EU के साथ में। पहले तो इंटीग्रेटेड ही था, लेकिन अलग होने के बाद में भी अब कोई ज़्यादा रोक टोक है नहीं, फ्री मूवमेंट पे जो टैरिफ्स हैं वो बिल्कुल कम है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन हार्ड अगर अलग हुआ तो हार्ड ब्री एग्जिट कौन सा एग्जिट हो सकता है? यानी अब इसके बाद में रोक लग जाए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़े हैं,
जो अगर बाहर की कंपनी, यूरोपियन यूनियन की कंपनी अगर ब्रिटेन में बिजनेस जमाती है, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़े, एक्सपोर्ट में टैक्स देना पड़े, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ पे ना हो और बंदों की मूवमेंट पे भी रोक हो, एक लेवल से ज़्यादा बंदे वहाँ पर नहीं आ सकते। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसको कहेंगे हार्ड ब्री एग्जिट, यानी इसमें काफ़ी लिमिटेशंस हैं, काफ़ी रोक टोक है इसमें। और सॉफ्ट में काफ़ी रोक टोक नहीं है, एक्सपोर्ट सस्ता पड़ेगा, एक्सपोर्ट में कोई रोक टोक नहीं है, टैक्स ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अब देखिए, अब नुकसान भी काफ़ी तरह के होंगे। यानी अब पहले तो देखिए एक ही लाइसेंस लगता था, अगर किसी ने यूरोपियन यूनियन का लाइसेंस ले गया तो उसी लाइसेंस के तहत में वो ब्रिटेन में भी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकता था। लेकिन अब एग्जिट के बाद में अलग तरह के लाइसेंस उसको लेने पड़ेंगे। और दूसरा, अब एक और केस स्टडी देख लीजिए, ऑटोमोबाइल की केस स्टडी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की, कार बनाने की। अब पहले ब्रिटेन में जो कार बनती थी उन पे कोई रोक टोक नहीं थी, उनकी प्रोडक्शन पे रोक टोक नहीं थी, उनकी क्रॉस सप्लाई पे भी रोक टोक नहीं थी। लेकिन यानी अब देखिए, ब्रिटेन में जो कार बनेंगी वो ब्रिटेन में तो सिर्फ बिकेंगी नहीं, वो बिकेंगी तो यूरोपियन यूनियन के यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भी। तो पहले कोई रोक टोक नहीं थी। अब इनको डर लग रहा है कि अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया तो शायद इन पर रोक लग जाए कि बाहर यूरोप के दूसरे देशों में कार भेजेंगे तो इन पर टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा। तो गवर्नमेंट ने जो इनके डर था उसको एले कर दिया। उन्होंने कहा था कि अब जो आगे भी आप कार दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट आसानी, यूरोप की दूसरी कंट्रीज में आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और जो टैरिफ फ्री रिलेशनशिप हमारी रहेगी यूरोप के दूसरी कंट्रीज के साथ में। तो ये उन्होंने उनके फियर, ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसके डर को कम करने की कोशिश की। अब देखिए, ये सिर्फ बात ऑटोमोबाइल सेक्टर की नहीं है, आप दूसरे सेक्टर में भी देख लीजिए। स्टील सेक्टर देख लीजिए, स्टील सेक्टर तो पूरा का पूरा डिपेंड ही एक्सपोर्ट पर करता है। और ये तो देखिए, इसके अलावा भी ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में पहले कोऑर्डिनेशन था एंटी डंपिंग को लेके। यानी देखिए, जो चाइना जैसी कंपनीज हैं अपना सारा का सारा स्टील जो दूसरे कंट्रीज में सस्ते दामों में भेज देते हैं, तो एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता था पहले यूरोपियन यूनियन के सभी देशों में कि चाइना जो अपना सस्ता स्टील भेज रहा है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। लेकिन अब क्या है, अब ये देखना बाकी है कि ब्रिटेन अलग हो रहा है, जो वो एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे या नहीं करेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर देख लीजिए आप, वो भी देख लीजिए, इनका हेडक्वार्टर, जिनका हेडक्वार्टर अब पहले लंदन में था, वो भी अपना हेडक्वार्टर रीलोकेट करना पड़ेगा। और यह देखना पड़ेगा कि अगर हार्ड ब्री एग्जिट है, ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट में लिमिटेशंस हैं, तो प्रॉब्लम्स होएगी इनको। आईटी सेक्टर में तो और भी ज़्यादा कंसर्न है। इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है और ये ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन और यूरोप के दूसरे देशों को बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अब देखिए, इस पर भी एक कंसर्न है। कंसर्न किस तरह का है, देखिए, अब इन्होंने इंडिया के आईटी सेक्टर ने काफ़ी तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं यूरोप की कंपनीज के साथ में और ब्रिटेन की कंपनीज के साथ में। लेकिन अब हो क्या रहा है, पौंड की कीमतें घट रही हैं, पौंड की कीमतें घट रही हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट आईटी कंपनीज ने साइन किए थे उनको नुकसान हो रहा है और उनको अब इन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पौंड की कीमतें घट रही हैं तो उनको कम पैसे मिल रहे हैं, तो उनको सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि अब उनको कम पैसा मिलेगा तो उनको लॉस होगा। और दूसरा, उनकी प्रॉब्लम फ्री मूवमेंट पे भी है। यानी ब्रिटेन से दूसरे देशों में पहले उनके जो पर्सनल थे आईटी कंपनीज के, वो आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। अब उनको भी डर लग रहा है कि अगर ब्रिटेन जब अलग होता है यूरोप से, तो उनके बंदे आसानी से फ्री ट्रैवल नहीं कर सकेंगे यूरोप के सभी कंट्रीज में ब्रिटेन से। तो इनके आईटी सेक्टर के कंसर्न्स हैं ये। तो बात यही आती है कि ये ब्रिटेन जो अलग हो रहा है इससे सारे की सारी, मतलब जो बात यही है कि अब देखिए, अगर अफोर्डेबल होएंगी सर्विसेज और अफोर्डेबल फ़ायदा होएगा कंपनीज़ को, तो ब्रिटेन और भी ज़्यादा प्रोस्पर्स होएगा, यहाँ पे और भी लोग कंपनीज इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। अदरवाइज एक पूरे के पूरे बिजनेस पर, ना सिर्फ ब्रिटेन में, यूरोप पे और इंडिया पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा, सभी कंट्रीज़ पे इसका थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब नवंबर में जो इनकी प्राइम मिनिस्टर है, मे, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे इंडिया की विजिट पर आ रही हैं। तो इनके पास एक मौका है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, ना सिर्फ इंडिया की इंडस्ट्री को रीएश्योर किया जा सके कि जो नेगोशिएशंस अभी यूरोपियन यूनियन से चल रही है, यानी किन टर्म्स पर वो यूरोपियन यूनियन से अलग होंगी, उनकी डायरेक्शंस बिल्कुल ठीक ठाक है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इनको रीएश्योर करवाना चाहिए पूरे के पूरी इंडस्ट्री को। अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं हम। ये आर्टिकल जो है, देखिए इस आर्टिकल के बारे में, कौन सा आर्टिकल है ये आर्टिकल हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, नीचे वाला।
इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? देखिए, पिछले दिनों जो पर्सनल लॉज पर काफ़ी डिस्कशन चल रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज में चेंज होना चाहिए, काफ़ी इश्यूज़ उनमें हैं। कौन कौन से इश्यूज़ हमने डिस्कस किए थे? ट्रिपल तलाक का इशू हमने डिस्कस किया था, निकाहनामा, पोलीगमी यानी बहुविवाह, और गवर्नमेंट इसमें चेंज लाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल इसका केस विचाराधीन है। और इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी स्टेटमेंट, एक इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दी थी रैली में कि जो मुस्लिम बहनें हैं उनको ट्रिपल तलाक की एगोनी ना झेलनी जाए, और वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल इन्होंने इस आर्टिकल में भी थोड़ी केस स्टडी से समझाने की कोशिश की है। ब्रिटेन में यानी इंडिया में ही कॉलोनी टाइम में, ब्रिटेन हमारे इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले बहुत तरह का विवाद रहता था। यानी ब्रिटेन जो उस टाइम पे हमारे मास्टर्स थे, कॉलोनी मास्टर्स यानी ब्रिटेन इंपीरियल पावर्स थी, वो काफ़ी चेंज लाने की कोशिश करते थे। और चेंज लाने की कोशिश करते थे तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स कह लीजिए या फिर जो रिफॉर्मर्स थे, वो कहते थे हमारे लाज में, हिंदू लाज में चेंज तो आने चाहिए, लेकिन वो चेंज हम खुद ही लाएंगे, वो चेंज आप नहीं ला सकते। यानी आप हमारे खुद के कस्टम्स में, लाज में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो चेंज आप खुद ही लाएंगे। तो ये बात थी, ये सिचुएशन थी आज़ादी से पहले की। यानी कहने का मतलब ये है, आज़ादी से पहले हम ब्रिटेन वालों को ये कहते थे कि जो चेंज हमारे रिलीजियस लॉज में यानी पर्सनल लॉज में या कस्टम्स में लाएंगे, वो हम खुद से ही लाएंगे। टाइम कौन सा था? अब एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल ये था कि ये केस मान लीजिए, फूल मनी का केस मान लीजिए। फूल मनी जो बच्ची थी 10-11 साल की, 10-11 साल की बच्ची थी, इनका विवाह हुआ हरी मैती से जो 35 साल के थे। तो केस ये था, फूल मनी जो 10-11 साल की बच्ची थी, हरी मैती से इनकी शादी हुई और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान में इस बच्ची की मौत हो गई। और इस बच्चे की मौत के बाद में काफ़ी विवाद खड़ा हो गया था। तो एक प्रोटेस्ट हुआ था कि जिन लड़कियों की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए शादी के लिए, इवन लड़कों की भी। तो ब्रिटेन ने इसको 1891 में, उस टाइम पे जो हमारे कॉलोनी मास्टर्स थे, उनमें रिफॉर्म लाने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि जो कंसेंट एज है वो 12 साल होनी चाहिए, यानी लड़कियों की, यानी 12 साल से पहले लड़की या लड़कों की शादी नहीं होनी चाहिए। वैसे लड़कों की तो कम होती है, लड़कियों की ज़्यादा होती है, और नहीं, लड़कियों की कम होती है, लड़कों की ज़्यादा होती है कंसेंट ईयर। जैसे हमारे फ़िलहाल जो बालिग होते हैं, माइनर, लड़कियों की 12 साल होती है और लड़कों की 21 साल होती है, शायद यही है। और अब देखिए 1891 में फिर एक लॉ आया जिसके हिसाब से कंसेंट हो गई 12 साल। अब देखिए, तिलक ने उस टाइम पर यही कहा था कि चेंज तो आने चाहिए। इवन तिलक ने अपनी बेटी की शादी भी 16 साल में की थी, लेकिन तिलक ने कहा था चेंज तो आने चाहिए, लेकिन वो चेंज हम खुद से ही लाएंगे। आप हमें आज़ादी दीजिए और ये चेंजेस, जो रिलीजियस लॉज के अंदर चेंजेस है, हम खुद से ले आएंगे। इवन उस टाइम के हेल्थ सेक्रेटरी ने भी एक लेटर लिखा था, उन्होंने भी कहा था कि हमें लोकल लॉज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ये चेंज वो खुद से ही लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में और भी केस स्टडीज़ हैं। देखिए, अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक फैजन मुस्तफ़ा, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इन्होंने पोलीगैमी को डिफेंड किया। वो आर्टिकल हमने, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, वो हमने डिस्कस नहीं किया था। इन्होंने पोलीगैमी को डिफेंड किया। इन्होंने कहा कि अल्दो आई सपोर्ट द मोनोगैमी, इन्होंने कहा मैं तो देखिए एक ही विवाह में बिलीव करता हूँ, लेकिन जो पोलीगैमी है वो इस्लाम के हिसाब से सही है। इन्होंने इस बात को डिफेंड किया था। तो आर्टिकल लिखने वाली ये कहती हैं कि जो ये फैजन मुस्तफ़ा हैं, ये उस टाइम के तिलक हैं, यही तिलक की तरह ये बात करते हैं। फैजन मुस्तफ़ा कहते हैं कि जो चेंज आना चाहिए वो खुद से ही आना चाहिए, यानी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना करे। यही बात तिलक ने आज़ादी से पहले कही थी, यही बात फैजन मुस्तफ़ा अभी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस खुद से ही आने चाहिए। इवन देखिए, जो एफिडेविट फाइल किया गया था मुस्लिम लॉ बोर्ड ने, वो एफिडेविट भी गलत था। मतलब ये राइटर लिखने वाली उस एफिडेविट को गलत ठहराती हैं। वो कहती है उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट तो ट्रिपल लॉ को भी डिफेंड करता है, पोलीगैमी को भी डिफेंड करता है। ये सब चीज़ें गलत हैं। और मुस्लिम जो ओपिनियन है, मुस्लिम ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन है, आर्टिकल लिखने वाले के हिसाब से गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ करती हैं और मुस्लिम बोर्ड को भी क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो इनका कहना क्या है? इनका कहना ये कहना है कि जो ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ें हैं ये गलत हैं, लेकिन इनको चेंज करने से पहले, इससे पहले कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे, उससे पहले कि सोशल चेंजेस आने चाहिए। एक स्लो प्रोसेस है। कोई भी अगर सोशल चेंज आता है धर्म के अंदर में, किसी सोसाइटी के अंदर में, तो एक ये स्लो प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि आज हमने डिसाइड किया कल से ट्रिपल तलाक बंद हो जाएगा।
इस तरह को चेंजेस के लाने में टाइम लगता है थोड़ा, और उसके लिए पहले कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। पहले कंडीशंस जब तक ग्राउंड में नहीं बनाएंगे तब तक ही वो चेंज नहीं आएगा, और वो चेंज खुद से ही आएगा। कम्युनिटी जब तक अपने हिसाब से उसके अंदर चेंज नहीं लाएगी तो गवर्नमेंट को उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कम्युनिटी को खुद से चाहिए कि वो अपने आप धीरे 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 उसमें चेंज लाए, और उसके लिए पहले से ग्राउंड सिचुएशन तैयार करनी पड़ेगी, और जो भी चेंज आए वो ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से आए। यही पूरा आर्टिकल था। और भी काफ़ी बेकार से पॉइंट्स हैं आर्टिकल के अंदर में, पॉलिटिक्स के पॉइंट हैं और सरकार को क्रिटिसाइज़ करने में या फिर दूसरे पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट्स यही हैं। सो यही आज की डिस्कशन थी। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।